श्योर, धन्यवाद। आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? जी सर, आवाज आ रही है। सबसे पहले तो सबको सादर नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सब जगह, क्योंकि अलग अलग जगह से हैं। और आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, बिकॉज 6 अगस्त है। और जब डॉक्टर एम के साहनी सर ने मेरे को बोला कि 6 अगस्त को आपको वो आई मीन वेबिनार करना है, तो मैं वाकई में बड़ा खुश हुआ। क्योंकि आज का दिन मेरे लिए इसलिए खास है क्योंकि आज के दिन मेरे फादर का जन्मदिन भी है। तो इसलिए मैंने टॉपिक भी उसका वो रखा था कि होम्योपैथी इन जीरियाटिक्स। कैन आई शेयर माई स्क्रीन? जैसे कि आज हम अभी बात ही कर रहे हैं कि लाइक होम्योपैथी इन जीरियाटिक्स में। और आज की डेट में एक होम्योपैथी इन जीरियाटिक्स एंड एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द एल्डरली थ्रू जेंटल हीलिंग, जो कि आज हम बात कर रहे हैं कि होम्योपैथी के द्वारा वृद्ध लोगों के लिए किस तरह से होम्योपैथी उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि आज मेरे फादर का 111वां जन्मदिन है, तो मैं आज का अपना वेबिनार पूरा अपने फादर को डेडिकेट करता हूँ। और जीनेटिक्स इज द ब्रांच जिसमें कि वृद्ध लोगों के लिए उनकी हेल्थ केयर के बारे में आई मीन ध्यान किया जाता है और ट्रीट किया जाता है, उसकी में ही जेनेटिक्स का आता है। आज की डेट में करीब करीब 60 से ऊपर लेने वाले लोगों की एज, आई मीन उसको पॉपुलेशन की एज है जो 60 से ऊपर की बढ़ रही है, जिसको कि हम सीनियर सिटीजन के फॉर्म में मान लेते हैं। वैसे तो एक ओल्ड एज या एल्डरली एज की बात जब करते थे कि मतलब, तो कहा था कि ओल्ड एज इज आपसे 10 साल आगे है। ये बात कहने के लिए तो वाकई में अच्छी लगती है, परंतु ये एक ऐसा आई मीन सच्चाई है जिससे कोई भी अपने आप को आई मीन दूर नहीं रख पाता। आने वाले दिन में कभी ना कभी हर व्यक्ति को उस स्टेज से गुजरना पड़ता है। तो क्या कंसर्न होते हैं एक वृद्ध अवस्था में, जो कि हमें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पड़ते हैं। उसमें एक आती है क्रॉनिक डिजीजेस। एक होता है जिसमें कि वो पेशेंट बहुत सारी दवाइयाँ ले रहा होता है क्योंकि अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, और उसकी इम्यूनिटी लो हो जाती है और कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है। उसके साथ साथ आज की आई मीन टाइम में हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और आर्थराइटिस एक बहुत ही कॉमन डिजीज हैं, जो कि एक वृद्ध स्टेज पे तो होती हैं, परंतु अब तो ये जल्दी स्टेज में भी शुरू होने लग गई हैं। फिर एक और इम्पैक्ट देखने को पड़ता है कि जो दवाइयाँ वो हमारे वृद्ध ले रहे होते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो उनको भी उनको पेशेंट्स को झेलना पड़ता है, और जिसको कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर को ट्रीट करने के लिए भी देखना पड़ता है कि उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं और जिन दवाइयों पे उनकी डिपेंडेंसी है, उसके लेने के साथ साथ जो उनको दुष्प्रभाव होते हैं या उनके आई मीन कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो साइड इफेक्ट होते हैं, उनको भी हमें होम्योपैथी द्वारा आई मीन ठीक करना होता है। आज की डेट में साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत बड़े हैं, जिसमें लोनलीनेस, डिप्रेशन और डिपेंडेंसी। मैं अभी कल ही की बात बताता हूँ, आई मीन शेयर करना चाहूँगा कि मेरे पास एक कल वृद्ध लेडी आई। शी इज अराउंड 72 के करीब की एज की हैं, और उनके 2 बेटे हैं और दोनों बेटे बाहर हैं। एक वहाँ कनाडा रहता है और एक इंग्लैंड रहता है। उनके हस्बैंड हॉस्पिटलाइज्ड हैं। शी इज सफरिंग फ्रॉम पार्किंसन एंड डायबिटीज। वो एलोपैथिक के इंसुलिन पे डिपेंडेंट हैं। और अभी वो कल मेरे को उन्होंने बताया कि उनके इंसुलिन लेने के बाद शुगर इतनी लो हो जाती है कि हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में 4-5 बारी वो गिर चुकी हैं। तब मैंने उनको कहा कि आप अपने बेटों को या कुछ वो क्यों नहीं करते, तो वो रो पड़ी और कहती बस डॉक्टर साहब क्या बताऊं कि बच्चों को पढ़ाया लिखाया, पर आज की डेट में उनको उनके लिए करियर और वो सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये एक जो आज की डेट में एक समाज में ये प्रॉब्लम चल रही है वृद्ध लोगों के लिए। बहुत सारे पेशेंट्स आई एम श्योर आप लोग भी देखते होंगे, जहाँ पे एल्डरली पेशेंट्स आते हैं और बेचारे अकेले रह रहे हैं, कि उनके जब बच्चे अगर हैं भी तो वो उनके साथ नहीं है, कोई किसी दूसरे शहर में है या कोई विदेश में है,
और बिकॉज अपने रोजी रोटी के लिए या उनके अपने करियर के लिए। तो जो समय उस टाइम पे मेन एल्डरली लोगों को अपने परिवार के साथ का चाहिए, वो उनको नहीं मिल पाता। तो उनकी जो साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम है वो उनके साथ साथ जो शारीरिक तकलीफें हैं वो कई मल्टीफोल्ड बढ़ जाती हैं। दूसरा इसमें है डिक्लाइनिंग ऑर्गन फंक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। कॉग्निटिव डिक्लाइन में कंडीशंस लाइक अल्जाइमर, डिमेंशिया सिग्निफिकेंटली वो जो उनकी स्मरण शक्ति है, मेमोरी को इम्पैक्ट करती है और उनकी डे टू डे फंक्शन में उनको दिक्कत देती है। और मोबिलिटी इशू एक उनका बहुत बड़ा कारण रहता है कि जिसमें वो अपने आप को चल पाने में असमर्थ पाते हैं, या उनकी जो मोबिलिटी है जितनी फ्रीली वो इधर उधर आ जा सकते थे वो नहीं आ जा पाते, जिसकी की कारण कारण ज्यादा तौर पे आर्थराइटिस है, कैन सिग्निफिकेंटली हिंडर्स सीनियर इंडिपेंडेंस। यहाँ पे एक बड़ा मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। ये कुछ वृद्ध लोगों ने ग्रुप फोटो खिंचाई। अब ग्रुप फोटो खिंच तो गई, अब उसके बाद का हाल देखिए वो क्या कर रहे हैं। इंसिडेंटली ये जो वीडियो है वो बाहर के देश के वृद्ध लोगों की है, जिनमें अभी भी लाइवलीनेस है। वो हालांकि अपने आप को उठ पाने में असमर्थ पा रहे हैं, परंतु एक दूसरे का साथ देके, क्योंकि किसी के घुटने में दर्द है, किसी की कमर में दर्द है, आर्थराइटिस पीड़ित हैं, तो वो एक दूसरे का साथ देके एक दूसरे को उठा रहे हैं और अपनी लाइफ को जी रहे हैं। तो ये एक हमें हमारे लिए हमारे वृद्धाओं जो इंडिया के हैं उनके लिए भी एक संदेश है कि उनको किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए और अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीना चाहिए। डायबिटीज आज की डेट में एक मेरे ख्याल से शायद ही कोई घर ऐसा बचा होगा जहाँ पे आपको डायबिटीज के मरीज नजर ना आए। पहले तो माना जाता था कि जो डायबिटीज है या शर्करा की या मधुमेह की बीमारी है वो सिर्फ एल्डरली लोगों में होती है, परंतु अब हम देख रहे हैं कि ये जो यंग एज ग्रुप है, यंग एडल्ट, उनमें भी काफी रैम्पेंट वे में बढ़ती जा रही है। इसके कारण ऑफ कोर्स हम एक अलग से टॉपिक है जिसको हम कभी भी ले सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके लिए आप घंटों बात कर सकते हैं। और उसके बाद भी समझने के लिए और उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के बाद ट्रीट करने के लिए वी नीड टू टेक सर्टेन स्टेप्स। और सबसे बड़ा स्टेप है उसमें आपका लाइफस्टाइल। अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना एक बहुत बड़ा कारण है उससे, जिससे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं या उनकी अपने आप को भला चंगा कर सकते हैं डायबिटीज के होते हुए भी, चाहे वो दवाई के साथ या बिना दवाई के। परंतु यहाँ पे एक चीज मैं बहुत इम्पोर्टेंट है जो शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने क्लिनिक में बहुत बारी देखा है कि कुछ मरीज आते हैं जो पहले शुगर की दवाई, एलोपैथिक दवाई खाते थे और फिर उन्होंने अचानक दवाई खानी बंद कर दी, क्योंकि उनको किसी साथी ने या किसी बुजुर्ग ने बताया कि मैंने उस पौधे के कुछ पत्ते खाए, लगातार खाए, तो मेरी शुगर ठीक हो गई। तो वो हर आदमी दवाई से बचना चाहता है, तो वो उन्होंने भी सोच के एक दूसरे की बात सुन के पत्ते खाने शुरू कर दिए और उनकी हालत बहुत बिगड़ गई। तो यहाँ पे एक बहुत अहम मैसेज है जो हम डॉक्टर्स को अपने मरीजों को, खासतौर पे बुजुर्ग मरीजों को देना और समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर मरीज अलग तरीके का होता है। हालांकि हो सकता है कि दवाई चाहे आपकी सेम ही हो, परंतु उसमें आपकी शुगर किस लेवल पे शुरू हुई हुई है, आपकी आपकी उसके साथ प्लेन शुगर की प्रॉब्लम है या कोई और एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, चाहे आपके लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। तो जिस व्यक्ति ने वो कुछ पत्ते लिए, हो सकता है उसकी डायबिटीज सिर्फ शुरुआत की हो और उसको कुछ फर्क पड़ भी गया हो, परंतु ऐसे में किसी की बात, सुनी सुनाई बात पे कोई चूरन या पत्ते या कोई भी ऐसी जड़ी बूटी वाली चीज ना ली जाए जिसमें कि कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। और अगर नॉन स्टैंडर्डाइजेशन से कोई दवाई या किसी भी तरह का वो किया जाए तो इसमें मरीज को नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और
कई बार ये इतनी घातक भी सिद्ध हो सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक बड़ा वर्ड ऑफ कॉशन है जो हमें अपने बुजुर्गों को बताना चाहिए कि खाली किसी की सुनी सुनाई बात पे और ऐसे जिन चीज़ों का कोई स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट नहीं है, उनको ना अपनाएँ। आप अपना उसको लेके दिनचर्या को ठीक कर सकते हैं, अपनी लाइफ़स्टाइल को ठीक करें, वो ज़्यादा बेहतर है, रादर देन कि आप अपनी दवाई बिना डॉक्टर के परामर्श के अपने आप छोड़ देना या अपने आप बढ़ा लेना। ये नहीं करना चाहिए। वैसे भी कहते हैं यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। कहीं पे शुरुआत करनी ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, और अच्छे तरीके के लिए अपनी लाइफ को शुरू करते हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आ सकता है। अलग नेक्स्ट कम्स विद हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर का भी आज की डेट में, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं लाइफस्टाइल का, जैसे मैंने पहले भी बताया, उसके अलावा स्ट्रेस, और कुछ लोगों में तो ये इनहेरिटेड भी चलती है, क्योंकि पता चलता है कि फैमिली दर फैमिली ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। आज से कुछ साल पहले, मैं करीब कहूँ 20-25 साल पहले, तो शायद ये माना जाता था कि लोगों को ब्लड प्रेशर होता था और उनको पता नहीं होता था कि उनको ब्लड प्रेशर है, और वो क्योंकि कोई सिम्टम नहीं होते थे, वो उसी हिसाब से चल रहे होते थे। जब वो पहले अपने टाइम पे उनका तब लाइफ इंश्योरेंस के लिए कभी उनको जांच हुई, जब पता चलता है कि उनको ब्लड प्रेशर है, निकला ब्लड प्रेशर, और उस दिन के बाद उनके सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक एक और चेतावनी है हम सबके लिए कि मरीज को जब तक सिम्टम ये कुछ पता नहीं होते कि मेरे को ये बीमारी है, तब तक वो उस चीज को इग्नोर करता है। पर जब पता चल जाता कि ये प्रॉब्लम है और फिर भी इग्नोर करे, तो वो इग्नोरेंस नहीं, वो नेग्लिजेंस है। और ऐसे टाइम पे मेरे को एक अपना केस याद आ रहा है। हमारे स्कूल के टीचर थे जो मेरे पास आए, उनका मैंने ब्लड प्रेशर चेक करा, उनका ब्लड प्रेशर 250/150 था। और वो मेरे को कहते अजय मेरे को ना अटेंड करना। तो मैं तो मैंने जब उनका ब्लड प्रेशर 250/150 चेक करा, तो दोबारा मशीन से मैंने कहा शायद गलत होगा, ठीक 2-3 बार ही चेक करा। तो जब मैंने कहा तो सर ये तो बहुत ज्यादा, तो हंसने लगे, कहते हाँ मेरे को पता है, पर कुछ कुछ मेरे को तो कोई सिम्टम कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं थी। मैं जनकपुरी से स्कूटर चला के भी रेजुरी गार्डन आ रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत तो है नहीं। और कुछ समय बाद उनकी प्रॉब्लम ऐसी हुई, उनकी दोनों किडनी फेल हो गई, 2 बार उनका रीनल ट्रांसप्लांट हुआ। तो ये इग्नोरेंस नहीं थी, वो नेग्लिजेंस थी। वो अपने आप को होते हुए, पता चलने के बावजूद भी अपनी एहतियात नहीं बरत रहे थे, उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं लाए और उसका हर्जाना भुगतना पड़ा। तो यहाँ पे इसलिए एक चाहे वो ब्लड प्रेशर की एक कॉमन प्रॉब्लम है, परंतु उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में उसकी वजह से आपकी किडनीज में प्रॉब्लम हो सकती हैं, और मरीजों की लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, और प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर को भी सीरियसली लिया जाए। द ग्रेटेस्ट वेपन अगेंस्ट स्ट्रेस इज अवर एबिलिटी टू चूज वन थ्रू थॉट ओवर द अनदर। यहाँ पे एक छोटा सा वो है कि लाइक अगर हम किसी जो आम तौर पे कहते हैं हमें टेंशन की वजह से ब्लड प्रेशर है, टेंशन की वजह, तो टेंशन का कारण को दूर कर लेना ज़्यादा अच्छा है। आप उसको समझ लें कि जो जिस चीज़ की आप टेंशन कर रहे हैं, क्या वो इस बात इतनी वर्थ है कि आप अपनी आगे की लाइफ उसको खराब होने दें। तो इस चीज़ को अगर आप मरीजों को बताएं, बुढ़ापे का सबसे बड़ा जो साइन या सिम्टम माना जाता था, जोड़ों में दर्द हो गई मतलब बुढ़ापा आ गया, सेठिया गया बंदा, कि वही जब चलते चलते उसमें दर्द होने लगी। परंतु आज की डेट में ऐसा नहीं है। आर्थराइटिस से, जो ओल्ड एज के अलावा यंग एज में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस है और रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, और उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। रिमेटिक आर्थराइटिस उसके साथ साथ जिन चीज़ों को, अगर आपकी जोड़ों में दर्द हो रही है या जोड़ों में स्टिफनेस आ रही है, तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि आपकी वहाँ पे जो डीजनरेशन, बोन में डीजनरेशन हो रही है, आपका कैल्शियम लेवल लो है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है पेशेंट को। और उसके साथ साथ मोबिलिटी की, कई बार तो होते हैं कि हमने खूब काम किया अपने, आप किसी भी बुजुर्ग से पूछे तो उसका ये कहते हुए उसको बड़ा हर्ष महसूस होता है कि जब हमने बचपने में अपनी जवानी में खूब काम किया है।
बहुत मशक्कत का काम किया। तो ये भी एक प्रकृति का नियम है कि जिसमें हम कहते हैं कि लाइक ओवर यूज ऑफ एनीथिंग ऑल्सो कॉजेज अ प्रॉब्लम, कि जो वियर एंड टियर है, अगर आपने शरीर से अपनी उसकी क्या नाम एफिशिएंसी से ज़्यादा उससे काम लेने की कोशिश करी है, तो उसका भी हर्जाना भुगतना पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है कि लाइक मॉडरेशन इज द की वर्ड। आप कुछ भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो उनको मॉडरेटली करना चाहिए। क्योंकि पहले समय में ये होता था कि क्योंकि जब तक आपके पास यातायात के साधन दूसरे नहीं थे, तो लोग बाग पैदल चलते थे, तो उसके जोड़ या जॉइंट्स ठीक रहते थे। आज की डेट में लग्जरियस लाइफ में चलना ऑलमोस्ट बंद हुआ पड़ा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है आर्थराइटिस का। और यहाँ पे एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपने पेशेंट में देखता हूँ, फैमिलीज आती हैं तो वो अपने बुजुर्ग पेरेंट्स को लेके आती हैं, आते हैं तो चाहे कोई उनका बेटा है या बहू है, तो वो उसको कहते हैं इनकी जोड़ों में दर्द है तो आप क्या करते हो, कोई एक्सरसाइज नहीं, नहीं, हम इनको बिल्कुल पूरा आराम देते हैं। हम कहते हैं रेस्ट जरूरी देना जरूरी है, पर वो कंप्लीट रेस्ट इज ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल इन ईच एंड एवरी पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस। क्योंकि जो पेशेंट आर्थराइटिस का है, अगर बिल्कुल ही इमोबाइल हो जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो वहां पे जॉइंट को थोड़ा बहुत मूव करना, मूवमेंट इज इसेंशियल। अगर आपके जॉइंट्स में क्रैप्स आ रहे हैं, जॉइंट्स में ऑस्टियोफाइट्स आ रहे हैं, तब आपको एक्सरसाइज वो एक्सरे में या एमआरआई करके देखते हैं। तब आपकी जो एडवाइस है, ये डॉक्टर की एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे टाइम पे, जहाँ पे एक बुजुर्ग पेशेंट को उसके घर वाले बिल्कुल चलने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनकी जोड़ों में दर्द होता है। एक तो वो जो मना करते हैं, और दूसरा वो कुछ मरीज ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मैं जरा सा भी चलती हूँ या चलता हूँ तो दर्द होती है, इसलिए मैंने चलना ही बंद कर दिया। तब उसमें पेशेंट को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लिटिल बिट ऑफ मूवमेंट इज वेरी इसेंशियल टू कीप द जॉइंट मूव प्रॉपरली। अगर आप उसको बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, वहां पे फ्यूजन होने के चांसेस हैं और प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, जिसमें दिक्कत बढ़ेगी। आर्थराइटिस के साथ जैसे आज की डेट में कॉमन वो देखा जा रहा है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, नी की है, तो नी रिप्लेसमेंट हैज बिकम अ वेरी कॉमन फिनोमेना। या जहाँ पे लोगों को लगता है कि मेरे को जोड़ों में दर्द हो रही है, चलने फिरने में दिक्कत है, और आप जाके नी रिप्लेसमेंट करा लेते हैं या करवाते हैं, क्योंकि ये आपको एडवाइस किया जाता है मॉडर्न मेडिसिन के ऑर्थोपेडिक सर्जन के द्वारा। तो अगर इसी टाइम पे जब आपकी ये प्रॉब्लम चल रही है और आप उसे होम्योपैथी का ट्रीटमेंट दें, सही ढंग से दें, तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें आप उनको नी रिप्लेसमेंट से भी बचा सकते हैं। ऑफ कोर्स उसके लिए डूज एंड डोंट्स दोनों इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी एक्सरसाइज शुड बी there, but not exertion. Exertion is going to cause a problem. एक्सरसाइज, माइल्ड एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, और वो उस टाइप की जो फिजियोथेरेपी की एडवाइजेबल है, उसके साथ एडवाइस के साथ ट्रीटमेंट करना और होम्योपैथी की दवाई लिया जाए तो काफी अच्छा असर आता है। मोबिलिटी इश्यूज में often arising from condition like arthritis can significantly hinder seniors independence। जो जो खास तौर पे जो लोग अभी अपने रिटायर्ड हुए हुए हैं अपने किसी पोस्ट से, जो पहले बहुत एक्टिव रहते थे, उनको इस चीज में बड़ी दिक्कत होती है कि मैं पहले इतना एक्टिव था, अब क्योंकि रिटायर्ड हो गई, कोई काम नहीं है, तो मैं ज्यादा मूव नहीं करता। ज्यादा मूव नहीं करता तो वो अपने आप को पाता है कि शायद मेरी इंडिपेंडेंस भी चली गई। मैं आज जहाँ जाना चाहता था, फ्रीली जाता था, वो नहीं जा पाता, या घर वाले मना कर देते हैं कि नहीं जी आपने नहीं जाना, आपने नहीं जाना, अगर जाना है तो स्कूटर करके जाओ, टैक्सी करके जाओ, या वो करो। तो यहाँ पे एक वर्ड ऑफ कॉशन फॉर द पेशेंट एज वेल एज फैमिली मेंबर्स इज ऑल्सो टू बी टेकन केयर ऑफ, कि optimum with the advice of the doctor, I think we should allow the person, the patient to move or to take the rest। complete bed rest हर पेशेंट के लिए जरूरी नहीं है, और कंप्लीट एक्सरसाइज की खूब जितना मर्जी चलो, वो भी एडवाइजेबल नहीं है। यहाँ पे एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस वो है, मैं अपने आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जितने भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हैं, स्पेशली
फ्रॉम द नी जॉइंट्स, उनकी जो अदरवाइज मूवमेंट और एक्सरसाइजेस हैं, अगर हम उनको उल्टा चलने के लिए बोलें कुछ स्टेप्स डेली, तो ये मैंने अपने पेशेंट में बहुत अच्छा रिलीफ पाया पेशेंट में, जिनकी जो आप 5, 10, 15 मिनट उल्टा रिवर्स वॉकिंग करें, तो दिस हेल्प्स इन मोबिलाइजेशन ऑफ द नी जॉइंट्स। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में depression, anxiety are the very common problems in elderly people, और जिसमें एक इमोशनल वेलबींग का भी इशू है, क्योंकि जैसे मैंने अभी पहले बताया, इसकी बात बताई, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने परिवार के निकट संबंधित अपने बच्चों से इमोशनली बहुत जुड़े हैं, पर अटैच्ड हैं, पर वो उनके पास नहीं है। तो वहाँ पे उनको जो प्रॉब्लम होती है वो अंदर अंदर ही अंदर घुटते हैं। यहाँ पे एलोपैथिक वाले सिर्फ उनको पेन किलर देते हैं। तो ऐसे टाइम पे एक होम्योपैथिक डॉक्टर उनकी बहुत अच्छी मदद कर पाता है, क्योंकि वी गो विद द मेंटल सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट ऑल्सो। तो वहां पे जिस पेशेंट को उसकी लोनलीनेस है, जिस पेशेंट को उसकी क्या नाम फ्रस्ट्रेशन है, जहाँ पे वो निग्लेक्टेड फील कर रहा है, कुछ कर रहा है, उस बेसिस पे जब होम्योपैथिक की दवाई दी जाती है, तो वो वंडरफुली एक्ट करती है, बजाय कि खाली पेन किलर्स के। तो यहाँ पे इसका एक होम्योपैथी का एक बहुत अच्छा रोल है टू ट्रीट एल्डरली पेशेंट्स, जहाँ पे खाली फिजिकल सिम्टम्स के अलावा उनको मेंटल सिम्टम जो उनकी प्रेजेंट कंडीशन है, उस बेस पे अगर दवाइयाँ का चयन किया जाता है, तो दैट गिव्स अ वंडरफुल रिजल्ट। नेक्स्ट कम्स द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। इट कैन लीड टू malnutrition and dehydration in seniors, की significantly affecting their overall health। आप ये भी आम देखने में मिलता है कि जैसे जो जो वृद्धावस्था में लोग बाग आते हैं, उनकी डाइट कम होती जाती है। वो उनका ये कहना होता है कि अब कुछ करते वर्ते तो है नहीं, कहीं आना नहीं होता, कहीं जाना नहीं होता, तो सारे बैठे बैठे कितना खाएं। तो उस खाने की जो, अगर आपने खाने की चीज़ों में फूड में न्यूट्रिटिव फूड नहीं ले रहे, तो भी उसका इम्पैक्ट आएगा, डेफिशिएंसी होगी, और उस डेफिशिएंसी की वजह से मरीज को प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, और प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ऐसे टाइम पे जब हम अपने मरीज को, एक वृद्ध पेशेंट को देखते हैं, तो हमें उसकी डाइट के बारे में भी वो इंक्वायर करना चाहिए कि वेदर ही इज टेकिंग हिज फूड सफिशिएंट एनफ एंड हिज फूड इज न्यूट्रिशियस और नॉट। इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है एक पेशेंट, वृद्ध पेशेंट को वेलबींग के लिए। देन कम्स इज विजन प्रॉब्लम। आम तौर पे ये भी देखा गया कि जब वृद्ध आश्रम, तो उसमें लोगों में विजन की दिक्कत हो जाती है, तो वो अपने आप को देख पाने में या सुन पाने में पूरी तरह असमर्थ पाते हैं। तो जैसे कि ये कहा जाता है, आइज आर द विंडो टू द सोल। तो वो जब अपने आप चीज़ों को पूरी तरह नहीं देख पाते, तो वो भी अपने आप को ग्लूमी फील करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे समय में उनकी पूरी प्रॉपर विजुअल केयर, विजन के साथ, जहाँ पे भी अगर उनको कैटरेक्ट की प्रॉब्लम है, ग्लोकोमा की प्रॉब्लम है, या उनका जो रिफ्रैक्टिव एरर की वो आ रहा है, तो उसके साथ में प्रॉपर आई केयर को दिया जाए, तो वो आई एम श्योर कि जो वृद्ध है, वो अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छे ढंग से जी पाएगा और बिता पाएगा। स्लीप डिसऑर्डर इज अनदर वन। Negativity impact overall health and the functioning. Establishing a healthy sleep habits is essential. Sleep is the best medicine. ये कहा जाता है कि जिसको नींद पूरी आती है, ठीक तरह से सोता है, तो उसको आदि बीमारियां कम हो सकती हैं या हो जाती हैं। परंतु ये भी एक कहावत है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, वैसे वैसे नींद कम होती जाती है। और बुजुर्गों के लिए तो ये कहा ही जाता है कि वो सारी रात सोते ही नहीं है, या तो खांसते रहते हैं, या जगे रहते हैं, या कुछ वो करते हैं। इसमें बहुत सारी कहावतें बनी हुई हैं, बहुत सारे चुटकुले भी बने हुए हैं। परंतु ये एक, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँ, निद्रा या नींद एक ऐसा कंपोनेंट है लाइफ का, जिसकी बहुत बहुत ज्यादा अहमियत है। अगर हमारी जो स्लीप है
6 to 8 आवर्स की कंटिन्यूड अनइंटरप्टेड स्लीप रहती है, तो आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स का हल अपने आप हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि जो आज की डेट में बुजुर्ग भी और यंगस्टर भी, एक मोबाइल एक ऐसा डिवाइस आ गया है जिसने सब लोगों की नींद हराम भी करी हुई है, और उसने स्लीपिंग पैटर्न ही सबका चेंज कर दिया। तो उस चीज से थोड़ा हमें बचना चाहिए और अपने पेशेंट को भी बताना चाहिए कि उनसे बचें, क्योंकि अगर उनकी नींद प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर टाइम पे नहीं ले रहे, प्रॉपर रेस्टिंग स्लीप पे नहीं आ रही, तो उनका इम्पैक्ट उनकी बॉडी पे, उनकी माइंड पे, उनकी हर चीज पे इफेक्ट करता है। डिमेंशिया, ये एक आज की ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखने में आ रही है आजकल, जहाँ पे लोगों की भूलने की दिक्कत हो जाती है। दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि उनसे कहा क्या जा रहा है, और अर्ली रिकॉग्निशन एंड इंटरवेंशन कैन हेल्प मैनेज डिमेंशिया इफेक्टिवली। अगर हम इस चीज को जल्दी पकड़ लें, घर वाले की भाई ये जो मरीज है, जो आपका बुजुर्ग है, उसकी कुछ यादाश्त में फर्क आ रहा है, तो उसको डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। मेमोरी इज द ट्रेजर हाउस ऑफ द माइंड। उस यादाश्त में कई बार वो मैंने मेरे को याद है कि कुछ पेशेंट के साथ ऐसा हो कि उनको पुरानी सारी बातें याद है, अपने बचपन की बातें याद है, अपने उसकी ऑफिस की बातें याद है, बिजनेस की बातें याद है, पर जो आज डे टू डे उनकी बात करिए, आपने आज खाया क्या था, कल कौन आया था, परसों किससे मिले थे, वो सब चीजें भूल जाते हैं। तो इसके टाइम पे भी इस तरह की दिक्कत हो, तो होम्योपैथी की दवाइयाँ काफी इफेक्टिवली दी जा सकती है, इनका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। अगर हम इसमें चार्ट में देखें, कॉमन chronic conditions, blood pressure, high cholesterol, arthritis, obesity, diabetes, cancer, heart disease, depression, COPD and asthma। ये एक वो फिगर्स हैं जिसमें कितने परसेंट के हिसाब से 10 chronic disease of above 65 years of लोगों के लिए बताई गई है। Depression in seniors can manifest differently and significantly impact quality of life। जैसे मैंने बताया कि ये डिप्रेशन का वजह कारण बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे मरीज देखे हैं, जब वो पेशेंट आते हैं तो वो पता लगता है कि वो एंटी डिप्रेसेंट लेते रहे हैं काफ़ी देर तक, कुछ सालों से पहले वो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ले रहे हैं। तो कारण पूछने पे बस ऐसे पहले नींद नहीं आती थी, फिर चिंता रहती थी कभी बच्चों की किसी की शादी नहीं हो रही, या किसी का बिजनेस नहीं हो रहा, या उसमें जो आपस की तालमेल है वो घर में ठीक नहीं है। तो उस वजह से एक बुजुर्ग की सोच रहती कि मेरे परिवार में सब कुछ भला चंगा रहे, अच्छा रहे, तो उसकी सोच ऐसी ही होती है। और उस सोच पे एक आज की डेट की जो युवा पीढ़ी है, उनको काफी हद तक समझने की जरूरत है कि उनको इस तरह का मौका ना दें जिससे कि उनको डिप्रेशन की पॉइंट की सिचुएशन हो और बाद में ट्रीटमेंट की जरूरत भी पड़े। ऑस्टियोपोरोसिस अनदर वन, जिससे कि आप बोन्स कमजोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, उसमें जरा सा भी गिरने पे फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। और दिक्कत आती है कि अगर इस ओल्ड एज में फ्रैक्चर हो जाता है, तो उस टाइम पे बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बिकॉज उनकी जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी धीमा हो जाता है। और अगर पेशेंट लेटा लेटा रहता है तो बेड सोर्स होने की तकलीफ हो जाती है। री जो यूनियन ऑफ द फ्रैक्चर है उसमें होने में दिक्कत होती है। तो अगर उनका ऑस्टियोपोरोसिस वाली सिचुएशन है, या पहले से टाइम पे ध्यान पे करा जाए, तो उस चीज से भी उनको बचाया जा सकता है। क्रॉनिक पेन, आमतौर पे क्या लोग बात कहते हैं वो दर्दें हैं। कहाँ पे दर्द है? पूरे शरीर में ही दर्द है, और उस दर्द की वजह से आप वो पेन किलर्स लेते जाते हैं, और उन पेन किलर्स का इम्पैक्ट अगेन बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है, बिकॉज बहुत सारी जो पेन किलर दे आर नेफ्रोटॉक्सिक है, या कोई हिपेटोटॉक्सिक होती है, तो उनका इम्पैक्ट आपकी किडनी पे, आपकी क्या नाम लिवर पे, और इवन शुगर पे भी और ब्लड प्रेशर पे भी पड़ता है। फॉल्स, ये भी एक काम आम देखने में आज की जो बुजुर्ग होते हैं उनका चलते चलते अचानक गिर जाना, या लड़खड़ा के, क्योंकि अनस्टेबल होते हैं और कहीं पे जरा सी ठोकर लगी गिर जाते हैं।
तो falling is also one of the common problem for the elderly people. Falling is not the problem, staying down is, but when a senior falls it may be a serious problem. तो इसलिए मैं ये कहना जरूरी है कि बुजुर्गों को गिरने की सिचुएशन को इमीडिएटली एड्रेस करना चाहिए, कि उसके कारण को देखा जाए और उसको दूर किया जाए। स्किन इश्यूज भी बड़े कॉमन हैं, जैसे पेशेंट्स में एल्डरली एज ग्रुप में एक्जिमा का है, या सोरियासिस के हैं, या अर्टिकेरिया के, ये भी केसेस बहुत सारे देखने में मिलते हैं, जिनको कि हमें ट्रीट करना पड़ता है, बिकॉज जो पुरानी बीमारियां के साथ साथ वो एलोपैथिक दवाइयां खा खा के उसकी सिर्फ जब तक वो एंटी एलर्जिक लेते रहते थे तब तक तो वो दबी रहती थी, पर अब जब किसी वजह से आपने दवाइयां बंद करी तो वो सारी चीजें उभर के सामने आ जाती हैं, और एक उसको हर समय की खुजली या हर समय की प्रॉब्लम वो अपने आप को दिक्कत देती है। हेल्दी स्किन इज वाइटल फॉर ओवरऑल वेलबींग, स्पेशली एज वी एज। रेस्पिरेटरी इश्यूज में सीओपीडी है, एस्थमा है, जिसको कि बड़ा कॉमनली आज की डेट में थैंक्स टू द पोल्यूशन ये कहा जाता है कि जो जिसने आज तक कभी सिगरेट बीड़ी नहीं पी, वो भी हर रोज करीब 15 से 20 बीड़ी सिगरेट का धुआं या वो अंदर ले रहा है। ये हमारी पोल्यूशन की स्थिति है, जिसकी की एक बड़ी दयनीय स्थिति है। और ऐसे टाइम पे जो बुजुर्ग हैं वो तो हैं ही, उनकी तो प्रॉब्लम है ही, पर जो नवजात शिशु हैं उनमें भी इसकी वजह से प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही हैं। एक तो जो पोल्यूशन इन द एयर, और दूसरा केमिकल पोल्यूशन। इन सब चीज़ों की वजह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स दिन ब दिन बढ़ रही हैं। आप आए दिन देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को नेबुलाइज करने की जरूरत पड़ती है और या हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। और आप बहुत सारे पेशेंट, एल्डरली पेशेंट हैं जिनको कोई बाईपैप लगाना पड़ा हुआ, हर घर में बाईपैप की मशीन हर तौर से कॉमन होती जा रही है। Urinary tract infection is again a big problem for the elderly people, especially among the women, जिनमें कि पेशाब बारी बारी आने की दिक्कत होती है, या पेशाब पूरी तरह उतरता नहीं है तो भी उसमें परेशानी लगती है। तो अगर ऐसे सिम्टम कहीं पे भी आपके बुजुर्ग को आते हैं तो उसको इमीडिएटली एड्रेस करना चाहिए। एज वी से कि एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ ए पाउंड ऑफ केयर। तो जल्दी ही अगर उसको पकड़ लिया जाए तो अगर आप उसके रूटीन इन्फेक्शन है तो आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। और अगर ये क्रॉनिक इन्फेक्शन बनता जाता है तो पेशेंट की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। कई लोगों के साथ इनकॉन्टिनेंस भी है कि वो अपना आपको उसमें यूरिन और स्टूल को पूरी तरह रोक भी नहीं पाते, इनकॉन्टिनेंसी हो जाती है, और जिसकी वजह से वो अपने आप को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो ऐसे टाइम पे पेशेंट्स के लिए डायपर की एडवाइस करना या उनकी प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करके देने से पेशेंट को काफ़ी हद तक रिस्पॉन्स और लाभ मिल जाता है। नाउ कमिंग टू द रोल ऑफ होम्योपैथी इन ट्रीटिंग द जीरियाटिक्स। सबसे बड़ा, बिकॉज ये होलिस्टिक है, इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच के साथ है, जेंटल है, सेफ एंड नॉन टॉक्सिक है। जैसे मैं कहता हूँ कि होम्योपैथी एंश्योर्स हेल्थ सेफली, कैन बी यूज्ड अलोंगसाइड विद कन्वेंशनल ट्रीटमेंट ऑल्सो। जो पहले एक विचारधारा थी कि आदमी पेशेंट को दवाई दीजिएगा तो खाली होम्योपैथी दवाई दे रहा है तो वो कोई और दवाई नहीं खाएगा, तो वास्तव में ऐसा नहीं है। आज की डेट में अब मैंने जब हम इंटीग्रेटेड अप्रोच की तरफ चल रहे हैं तो हमने ये देखा है कि जहाँ पे जो पेशेंट एलोपैथिक दवाइयों से डिपेंडेंट हैं उनको इमिडिएटली हटाना पेशेंट की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो आप उन दवाइयों के साथ साथ भी अपनी जो इंडिकेटेड रेमेडीज हैं वो देते हैं तो उनको लाभ होता है। जिन पेशेंट में, जैसे जो कैंसर के पेशेंट हैं जिनको कीमोथेरेपी में प्रॉब्लम हो रही है या रेडियोथेरेपी में प्रॉब्लम हो रही है, वो उनको बेयर नहीं कर पाते, ऐसे टाइम पे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देने के साथ साथ वो उस ट्रीटमेंट को कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो ये भी एक होम्योपैथी का बहुत अच्छा इंडिविजुअल रोल के अलावा कॉम्प्लीमेंट्री रोल भी बहुत अच्छा है। होम्योपैथी एड्रेसेस फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बुजुर्ग पेशेंट में जो फिजिकल सिम्टम्स हैं उनके अलावा उनकी अंदर की जो फीलिंग्स हैं, उनके जो इमोशंस हैं, उनको अगर हम पूरी तरह उजागर कर पाते हैं, पूरी तरह समझ सकते हैं और उनके बेस पे ट्रीटमेंट दिया जाए तो पेशेंट की जो फिजिकल प्रॉब्लम है बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह रिलीफ
मिलता है। फोकस ऑन इम्प्रूविंग ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये तो एक आज की डेट में गोल्डन रूल है ही कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को, लाइफस्टाइल को आपको हर हालत में बेहतर बनाना चाहिए। दीज आर द कॉमन जो अपनी प्रॉब्लम है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, कॉमनली नोन मेडिसिन, रस्टॉक्स, ब्रायनिया, आर्निका। हाइपरटेंशन में ये ब्रायनिया, ब्रेटाम्यूर, नेट्राम्यूर। डायबिटीज में सीजीजियम है, फॉस्फोरिक एसिड है। इंसोम्निया में कॉफिया, पार्सिफ्लोरा, नक्स वोमिका। आई मीन कॉन्स्टिपेशन में एल्यूमिना, नक्स वोमिका, ओपियम। प्रोस्टेट डिसऑर्डर में सेबल सेरेलेटा, कोनियम। मेमोरी लॉस और डिमेंशिया में एनाकार्डियम, ब्राइटाकार्ब। रेस्पिरेटरी में आर्सेनिक, ब्लाटा, ब्रायनिया। डिप्रेशन में इग्निशिया, स्टेफ, नेट्राम्योर। ये सिर्फ जनरल कॉमन रेमेडीज हैं। ऐसा क्यों नहीं, जब हम बात करते हैं होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी में वी गो विद पेशेंट स्पेसिफिक। तो उस पेशेंट स्पेसिफिक में जरूरी नहीं कि ये दवाई, इनके अलावा दूसरी दवाइयां भी आ सकती हैं जो कि उनको पूरी तरह ट्रीट एंड क्योर कर सकते हैं। पर ये कुछ दवाइयां जो यहाँ पे मेंशन की गई हैं, आम तौर पे ये यूज होने वाली दवाइयां हैं। यूटीआई में एपिस, कैंथेरेस, कीमाफिला, और इनकेंटिनस में इक्विजेटम, कॉस्टिकम, एक्सेट्रा। जिसमें मैंने पहले बताया कि होम्योपैथी का रोल आर्थराइटिस, कैंसर, किडनी डिजीज, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव सीओपीडी, डिमेंशिया, अल्जाइमर एंड पार्किंसन, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस और स्ट्रोक में बहुत अच्छा है। मिनिमल और नो साइड इफेक्ट फ्रॉम होम्योपैथी इंश्योर्स सेफली, एक अपने आप में बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण लोगों के लिए ये था कि इट इज इजी टू टेक। होम्योपैथिक दवाइयाँ में कोई लेने में दिक्कत नहीं है, कोई बड़े बड़ी गोलियां या बड़े बड़े कैप्सूल, बड़े बड़े इंजेक्शन नहीं है, और ये मीठी है और अपने आप में पेशेंट को लेने के लिए कंफर्टेबल है। तो जिसको बुजुर्ग और छोटे बच्चे, वो भी दोनों आसानी से ले सकते हैं। होम्योपैथिक दवाई के द्वारा हम इनकी जो डिपेंडेंसी है ड्रग्स की, वो भी काफ़ी हद तक हटा सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने शेयर करना चाहूँगा, मेरे कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जिनको की जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ काफ़ी अरसे से ले रहे थे, और वो उसकी दवाई से असर होना बंद हो गया। तब उसको होम्योपैथिक दवाई दी गई, तो उसके बाद वही दवाई जिससे वो असर होना बंद हो गया था, उन्होंने असर करना शुरू कर दिया। डायबिटीज में भी हुआ, और इसमें ब्लड प्रेशर में भी, और कैंसर के केसेस में भी। ओवरऑल, क्योंकि जब इंडिविजुअलिस्टिक जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई दी जाती है, तो वो डेफिनेटली पेशेंट की इम्यूनिटी को भी ओवरऑल इम्प्रूव करती है। होम्योपैथी द्वारा हम इनकी जो बुजुर्गों की ग्रीफ, डिप्रेशन और एंजाइटी है, उसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। एंड इट्स वी कैन प्रोवाइड अ वेरी ग्रेसफुल एजिंग एंड डिग्निफाइड लिविंग विद होम्योपैथी टू एल्डरली पीपल। डिप्रेशन में जैसे वो ऑफन अंडर रिपोर्टेड जाते हैं, जिसमें इग्निशिया, ऑरम, मेट, नेट्राम्यूर वगैरह देते हैं। इट हेल्प प्रोसेस अनरिजॉल्व इमोशंस। होम्योपैथी दवाई द्वारा जो हम उनकी कुछ कंडीशन, जैसे मैं आपको अभी अभी एक पेशेंट की मैं शेयर करना चाहूँगा। वो पेशेंट बेचारी करीब पिछले 50 सालों से परेशान है, और वो सोचती कि मेरी तो ज़िंदगी ही बर्बाद है, क्योंकि मैं जो करती हूँ, मैंने सबके लिए इतना कुछ करा, उतना कुछ करा, मेरे को कभी आज तक उसका रिटर्न कुछ नहीं मिला। ये बहुत सारे लेडीज में ये इश्यूज हैं। जैसे कि हम सीपिया में देखते हैं कि आपने पहले बहुत कुछ करा, सब कुछ करा, उसके लिए बाद में जब उसके लिए कुछ बारी आती, कुछ नहीं करता, देन शी स्टार्ट गेटिंग इनटू इरिटेबिलिटी एंड ऑल दैट। उसका सीपिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आती है। ऐसे टाइम पे अगर हम पेशेंट की उसको सुन के, उसको साथ को थोड़ी साइकोलॉजिकली काउंसलिंग के साथ साथ अगर होम्योपैथी दवाई उसको दी जाए, तो इट गिव्स अ वेरी वंडरफुल रिजल्ट। इट इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन एंड मोटिवेशन, पेशेंट का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। एंड होम्योपैथी द्वारा हम जितने उनके फियर्स एंड फोबियाज हैं, उनको भी दूर करने में काफ़ी हद तक सक्षम है। होम्योपैथी से हम इम्यूनिटी एंड वाइटलिटी को एनहांस करते हैं, उनके रेकरेंस इन्फेक्शन को होने से रोक सकते हैं, और जो उनकी मोबिलिटी और मेंटल क्लैरिटी है, उसको बढ़ा सकते हैं। और जो उनकी होने वाली डे टू डे कॉम्प्लिकेशन है, ये पुरानी प्रॉब्लम्स को, उनको भी हम दूर कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू सम क्लिनिकल केसेस। अब ये एक बुजुर्ग औरत है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं विटिलिगो का, जिसको पूरा यहाँ पे वो था, एंड शी बिकेम completely cured. She was treated with Netramur. This patient was, strongly have a chronic eczema, was treated off with Meserium. Now, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, डायबिटिक फुट जिसका एम्पुटेशन हुआ और नॉन हीलिंग अल्सर था।
ये इसका अम्पुटेशन होने के बाद जब भी उसको वो नॉन हीलिंग वूंड था, तो जब भी पेशेंट उसके लिए सर्जरी के बाद जाता था कि वहां पे उसको ड्रेसिंग कराने, हर बारी वूंड गहरा हुआ होता था और उसकी हीलिंग हो ही नहीं रही थी। तो वो कह रहे थे कि अब तो पहले उंगली कटी, अब शायद होता है पीछे के भी, और वो उसको एम्पुटेट करना पड़ेगा। तब जाके उन्होंने, आई मीन, और ये ब्लड प्रेशर, इसकी जो शुगर लेवल थी, इसका HbA1c 16 चल रहा था उस टाइम पे। ये, आई मीन, उसके ट्रीटमेंट किया गया ये धीरे धीरे होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ, और ये कंप्लीटली क्योर्ड देख सकते हैं आप। एंड यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो सर गंगाराम हॉस्पिटल में जहाँ पे इसका इन्होंने ऑपरेशन कराया था, जो सर्जन ने एम्पुटेशन करी थी, और उसका ही एक असिस्टेंट जाके इनको ड्रेसिंग करता था। तो अपने वो हर ड्रेसिंग में अपनी वो करता था। मैंने उनकी ड्रेसिंग बिल्कुल चेंज कराई। मैं कहा आपको उनकी ड्रेसिंग सिर्फ कैलेंडुला से करेंगे, कैलेंडुला, आई मीन टिंचर, कैलेंडुला ऑइंटमेंट, और बाकी ऑफ कोर्स जो मेडिकेशन थी, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन थी, और वो दी गई, और वो उसका यू कैन सी द रिजल्ट विच इज अ वंडरफुल केस ऑफ दैट। अब अल्जाइमर की, now this is a case of, I mean, phimosis of a very elderly person because of diabetes. ये throat cancer is treated off with Felicia. Parkinson with treated with plumber mat.
Ataxia का case then was treated with acid force. Case of Parkinson's treated with gelsemium. The case of thyroglossal cyst. Treated with calcareous iode. Another case of Parkinson. Now, she was treated with sepia. Homeopathy plays a vital role in geriatric केयर. जैसे मैंने पहले कहा कि बात हम करें तो होम्योपैथी वृद्ध व्यक्तियों के लिए, वैसे तो होम्योपैथी आप सब जानते हैं कि होम्योपैथी के लिए कोई एज कोई भी मायने नहीं रखता. वो एक दिन के नवजात शिशु से लेके 100 years के ओल्ड एज के पर्सन तक के लिए उसको दवाइयों द्वारा ठीक करती है, अगर हमें उनके लक्षण पूरे मिल जाएं और हम उसका कोई सिमिलिमम दे पाते हैं तो. उस वजह से होम्योपैथी का कोई ऐसा बाध्य नहीं है कि सिर्फ इस एज ग्रुप के लिए ही इफेक्टिव रहेगी या किसी पर्टिकुलर सेक्स के लिए. तो होम्योपैथी इज इफेक्टिव in all age groups and all sexes. It is safe, effective, and individualized healing, improves physical, emotional और mental health को improve करती है. होम्योपैथी द्वारा हम उसको डिग्निटी, वाइटलिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ओल्ड एज लोगों की उनको एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और रिलीफ दे सकते हैं. Homeopathy cures a larger percentage of cases than any other form of treatment and is beyond all doubt safer and more economical. ये महात्मा गांधी जी की उनकी वर्डिंग्स हैं अपने होम्योपैथी के बारे में, और वैसे भी दुनिया भर के और लोगों के में होम्योपैथी के बारे में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी हैं और उनकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं.
तो जिससे कि आज की डेट में हम होम्योपैथी की जो प्रचार प्रसार हो रहा है और जो इफेक्टिवनेस देखी जा रही है, उसके लिए हम सब डॉक्टर हैनिमल के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी चिकित्सा पद्धति दी, जिसमें हम अपने लोगों का आ, बिना किसी दुष्प्रभाव के होम्योपैथी द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं और उनको ठीक करते हैं। और विद दिस आज का आई कन्वे माय थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर्स and Dr. M. K. Sani for giving me the opportunity to speak on geriatrics on the day of my father's 111th birthday. Thank you very much. थैंक यू डॉक्टर AK गुप्ता साहब। Thank you, sir. अपना PPT को आप रिमूव कर लीजिए।